गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का जो चैप्टर अब शुरू कराया गया था वो एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स में मैं जो टॉपिक शुरू कराने जा रहा हूँ दैट इज़ ए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। स्टूडेंट क्लास 11th में आप लोगों ने फंक्शंस पढ़ा था। किसी भी फंक्शंस का हम डोमेन और रेंज ये फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहां पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल तो हम अगर कह रहे हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब x की वैल्यू को चेंज करने पे y की वैल्यू चेंज होगी। x को इंक्रीज या डिक्रीज करने पे करस्पॉन्डिंग चेंज y में भी आएगा। अब हमें पहला जो फंक्शन लेना है वो इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन ये है कि जैसे हम कहें कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। x की वैल्यू अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। यानी x को इंक्रीज करने पे अगर y इंक्रीज हो रहा है या x को डिक्रीज करने पे y डिक्रीज हो रहा है तो f(x) जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे इस इंक्रीजिंग फंक्शन पे हमने 2 पॉइंट लिए x1 और x2। इन ये पॉइंट P और Q हैं और x1 पे y की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो इधर आएगी f ऑफ x1 और Q पे y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है ये f ऑफ xq। तो अब इस ग्राफ में क्लियर है कि x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है और इनकी करस्पॉन्डिंग अगर y की वैल्यू या fx की वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें तो f ऑफ x2 जो है वो ग्रेटर है f ऑफ x1। यानी हम इंक्रीजिंग फंक्शन को जो डिफाइन करेंगे कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 इंप्लाई f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, देन fx इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। हम fx को इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यानी x की वैल्यू x2 अगर x1 से ग्रेटर है तो इसकी जो x2 और x1 की जो इमेज आएगी f ऑफ x2 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो ये हमारा फंक्शन कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन को अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें, जैसे हमें ये पता है किसी भी फंक्शन में किसी पॉइंट पे अगर हम ग्राफ किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन लें, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसके किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी और इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में टेंजेंट जो है वो x एक्सेस से एक्यूट एंगल बनाएगी। ये it is clear from the graph that the tangent at point P is making acute angle with the positive direction of x-axis, and geometrically we know that slope of the tangent that is tan theta, और थीटा जब ये एंगल है तो tan theta is a acute angle. When theta is acute the tan theta will be positive। और हमको ये भी पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो dy बाई dx होता है, दैट इज f डैश x। यानी f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा।
यानी इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का एक हम एग्जांपल लें, एफ एक्स इज इक्वल टू e to the power x. It is a exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो e to the power x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। तो e to the power x के ग्राफ से ये क्लियर है कि अगर कोई भी दो पॉइंट हम लें, जैसे एक हमने ये पॉइंट लिया x1 और ये पॉइंट है x2, इसकी करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज हैं ये वैल्यू होगी f ऑफ x1 और यहां पे वैल्यू आएगी f ऑफ x2। तो इस ग्राफ से क्लियर है कि when x2 is greater than x1 then f of x2 will be greater than f of x1। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हमें दो चीज ध्यान में रखनी है कि x की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगी और x की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। और सेकंड थिंग ये है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी पॉइंट पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। फिर नेक्स्ट हमारा है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन की डिफिनेशन ये है कि इफ लेट y इज ए फंक्शन ऑफ x तो x2 ग्रेटर देन x1 इंप्लाई f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। यानी x2 अगर x1 से बड़ा है लेकिन x2 की इमेज जो है वो x1 की इमेज से छोटी है तो उस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन जो है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है हमारा x2 और इसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज जो हैं वो f ऑफ x1 और ये वैल्यू जो है वो f ऑफ x2 है। नाउ स्टूडेंट, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट x2 is greater than x1, although x2 is greater than x1 but f of x2 is less than f of x1, means x2 is greater than x1 but f of x2 is less than f of x1, then we will say that f is decreasing function। हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा और डिक्रीजिंग फंक्शन के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसके पॉइंट P पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो टेंजेंट है ये x इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। यानी डिक्रीजिंग फंक्शन के किसी पॉइंट पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज dy by dx एंड दिस इज इक्वल टू tan θ1। अब अगर एंगल θ1 ऑब्ट्यूस है तो tan θ जो है वो निगेटिव होगा, यानी ये लेस देन 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हुआ? इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड f of x2 is less than f of x1, then we will say that the function f is a decreasing function। डिक्रीजिंग फंक्शन का एक एग्जांपल लें, लेट y is equal to 1 upon x
एंड x इज ग्रेटर देन 0। y इज इक्वल टू 1/x का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो स्टूडेंट इस ग्राफ में क्लियर है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू घट रही है, या जैसे जैसे हम x की वैल्यू कम कर रहे हैं y की वैल्यू ज्यादा हो रही है। अब y हमारा जब 1/x है और x ग्रेटर देन 0 है तो dy/dx की वैल्यू जो आएगी वो -1/x² आएगी, और 1/x² जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन के किसी पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो, या अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हमेशा ही डिक्रीजिंग फंक्शन हो। In nature of the function depends upon the interval in which the function is defined, क्योंकि हो सकता है किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो और किसी दूसरे इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग हो। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लें अगर हम लोग, जैसे fx इज इक्वल टू साइन एक्स एंड वेयर x लाई इन द क्लोज इंटरवल 0 to पाई। x की वैल्यू अगर 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है तो साइन x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो साइन x का ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा। ये वैल्यू 0 होगी और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू π/2 पे, और यहां पे x की वैल्यू पाई हो जाएगी। ये पॉइंट O है, ये A है और ये B है। तो स्टूडेंट्स 0 O से A तक ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो O से A के बीच में अगर किसी पॉइंट पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हर पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन x इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2। हमने π/2 पे ओपन इंटरवल लिया है। अब हमारा फंक्शन जैसे है साइन x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। अब cos x की वैल्यू 0 से π/2 तक हर पॉइंट पे पॉजिटिव आएगी। इसी तरीके से अगर इंटरवल हम π/2 से पाई ले तो π/2 से पाई के बीच में a से b तक ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम ये कहेंगे कि साइन x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 पाई। π/2 से पाई के बीच में साइन x जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब डेरिवेटिव हमारा फंक्शन का क्या है, cos x। तो cos x की जो वैल्यू है वो π/2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो निगेटिव होता है। तो स्टूडेंट साइन x को अगर हम 0 से पाई के बीच में पूछे, अगर हम ये पूछा एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ साइन x इन द इंटरवल 0 to पाई, तो हम ये कहेंगे कि 0 से पाई के बीच में साइन x ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, क्योंकि 0 से π/2 तक तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसके बाद π/2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है। एक चीज स्टूडेंट और ये ध्यान रखनी है तुम लोग को कि जब फंक्शन का नेचर बदलता है, नेचर बदलने का मतलब क्या है कि फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है। जिस पॉइंट पे फंक्शन का नेचर चेंज होता है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। अब a पे x की वैल्यू क्या है, π/2। फंक्शन हमारा क्या है, साइन x, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x, और cos x की π/2 पे वैल्यू क्या है, 0। यानी कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग अगर हो रहा है तो जो टर्निंग पॉइंट होगा
टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा 0 होगी। टर्निंग पॉइंट के एक तरफ फंक्शन इंक्रीजिंग है तो दूसरी तरफ डिक्रीजिंग होगा, या एक तरफ अगर डिक्रीजिंग है तो दूसरी तरफ इंक्रीजिंग होगा। तो स्टूडेंट, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो हम लोग को करनी है।